वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड टुडे आवर टॉपिक इज स्क्यूनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं विषमता। दैट मीन्स जहाँ पर एक समानता ना पाई जाए वहाँ पर निश्चित तौर पर विषमता ही कही जाती है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन स्क्यूनेस, दिस वन इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कह रखा है कि ये वीडियो निश्चित तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं जो किसी न किसी व्यवस्था की वजह से कहीं पर पढ़ने नहीं जा पाते हैं या आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। देखिए अब इसमें वीडियो के अंदर, इससे पहले जो हमारी स्टडी थी वो निश्चित तौर पर मेजर ऑफ सेंटेड टेंडेंसी की थी। और मेजर ऑफ सेंटेड टेंडेंसी में मैंने आपसे कहा था कि हमने एक ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन किया है जो कि आपकी लगभग सीरीज़ के मध्य में पाई जाती है। आप कहते हैं आप मिडिस्ट में से एक ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन कर लिया है जो बाकी सभी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती है, उसको फेवर या अनफेवर करती है। फिर हमने इसके बाद हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा और उसके अंदर हमने इस चीज़ को देखा कि वास्तविकता में मेजर ऑफ सेंटेड टेंडेंसी से जो एक मिडिस्ट वैल्यू निकल के आई थी वो वास्तविकता में सभी वैल्यू का फेवर कर रही होती है, या सभी वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना था, अंतर कितना था, और क्या वो अंतर ऐसा था कि सभी वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन में सहायता करेगा या नहीं करेगा। तो उस अंतर को, उस गैप को मेजर किया था हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। मगर वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। जब भी हम मार्केट से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर होता क्या है कि उस इंफॉर्मेशन का एक सिस्टमैटिक मैनर से, एक साइंटिफिक मैनर से डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि बाई चांस आपके सामने कोई सीरीज़ ऐसी हुई जहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या उस डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण सही तरीके से नहीं है। और सही तरीके से मतलब है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दी गई है कि उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी पहले कम थी और अचानक से बहुत बड़ी हो गई और फिर एक से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर फ्रिक्वेंसी का वितरण, फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता, वहाँ पर आपके मेजर ऑफ सेंटेड टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू जो भी बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स आने की संभावना बनी रहती है। मैंने आपके सामने पूरी हेडिंग को ही बोल दिया, उसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, चाहे मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल, डिसाइल, वॉट एवर टू बी, अब जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ़ the distribution of a data is not in a systematic manner, in that situation definitely will find it out, some errors will be come in. So होता क्या है that the value should be arranged in a very systematic and logical manner. तो उसका systematic way से अरेंज होना बहुत आवश्यक होता है। अब बात याद निकल के आती है कि आखिर का सिस्टमेटिक वे क्या है, एक लॉजिकल तरीका क्या है जिसके आधार पर आपकी कैलकुलेशन जो स्टैटिस्टिक्स में होके आने वाली है, जो कि आपके डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो तरीका क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। देखिए मैंने कहा आपके सामने 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, 25 है, बच्चों डाटा लिखा हुआ है। अब मैं कहूँ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। अगर मैं सभी की फ्रिक्वेंसी को बच्चों कैलकुलेट करता हूँ तो 1 1 1 1 1 है। डैट मीन्स एक फ्रिक्वेंसी जिस पैटर्न पर चली थी उसी पैटर्न को लगातार फॉलो कर रही है। डैट मीन्स इसके अंदर आपके स्क्यूनेस होने की तो संभावना निकल के आती ही नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं हुआ है कि फ्रिक्वेंसी पहले कम थी, एक थी, फिर 150 आ गई और फिर एक आई हो, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं था, एक थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, फिर 150 आ गई, फिर 10 आई हो, ऐसा भी नहीं है। या तो फ्रिक्वेंसी का एक सिस्टमेटिक, एक लॉजिकल तरीके से मतलब होता है कि पहले फ्रिक्वेंसी धीमे धीमे बढ़े, फिर अचानक बहुत ऊंचाई तक जाएं, धीमे धीमे बढ़ते हुए आपके एक हाईएस्ट पोजीशन तक पहुँचें और उसके बाद फिर धीमे धीमे घटती चली जाएं, जिससे कि उस फ्रिक्वेंसी के थ्रू एक, अगर हम ग्राफ खींचें तो एक वेल शेप्ड कर्व आपका बन के तैयार हो जाए, जिसे हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, एक ऐसा वक्र बन के तैयार हो जाए। मगर इसको अगर देखें, या तो मैंने कहा इस तरीके से हो कि धीमे धीमे बढ़ती जाए, ऊंचाई तक पहुँचे, उसके बाद धीमे धीमे घटती जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्वेंसियों का जो रेशियो है वो लगभग बराबर हो, जैसे इन सब का रेशियो बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में स्क्यूनेस नहीं पाई जाती, विषमता नहीं पाई जाती। मैंने कहा जहाँ पर भी समानता नहीं पाई जाती है वहाँ पर ही विषमता कही जाती है, वहाँ पर पूरे में समानता है, सबकी एक जैसी फ्रिक्वेंसी है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो इसके अंदर स्क्यूनेस नहीं
पाई जाएगी। दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू नो अबाउट द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज, हम सीरीज के डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को जानने की जो कोशिश कर रहे होते हैं कि वास्तविकता में वितरण सही हुआ था जिससे कि आगे की कैलकुलेशन पॉजिटिव हो। तो ये देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बगैर आपके पहले के तो पढ़े हुए चैप्टर्स की कोई वैल्यू निकल के नहीं आती है। दूसरी चीज़ में एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं कहता हूँ आपसे एक 10 है, एक 15 है, एक 25 है, एक 25 है, एक 35 है और 40 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 15 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 15 2 बार आया है, इनकी फ्रिक्वेंसी 2 है, इनकी फ्रिक्वेंसी 1 है, 40 की फ्रिक्वेंसी 1 है। अब देखिए बच्चों, पहले कोई फ्रिक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ती हो 1 2 1 1 2 और एक ऊंचाई पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद, एक अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर धीमे धीमे गिरती जाती हो, अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं कि इसके अंदर स्क्यूनेस नहीं है, इसे हम कहते हैं सिमिट्री। क्या बोलते हैं इसे? समते। इसे कहते हैं सिमिट्री, कि डेटा के अंदर समानता है, डेटा के अंदर कोई बिखराव नहीं है, डेटा के अंदर कोई असमानता नहीं है, डेटा के अंदर कोई विषमांगता नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर लैक ऑफ स्क्यूनेस है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेटा धीमे धीमे गया, एक फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, धीमे धीमे स्टार्ट हुई, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँची और उसके बाद धीमे धीमे घटती हुई चली गई। तो ऐसे को बोलते हैं सिमिट्री, सिमेट्रिकल डाटा, सिस्टमेटिक डाटा, सम्मत डाटा। ठीक है ना, उसको बोला जाता है। तो ऐसे ही डाटा की आवश्यकता होती है जब भी कोई भी कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर आ रही हो, क्योंकि ऐसे से ही आप करेक्ट डिसीजन निकाल सकते हैं। अदरवाइज उसके अंदर कन्फ्यूजन होने के, एक मैलिशियस डिसीजंस लेने की संभावना बन जाती है अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव तरीके से नहीं होता। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं ज़रा इसी में आपको थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आपको और थोड़ा आगे बताऊंगा। ये तो सिमेट्री वाली बात हो गई कि आखिरकार हम स्क्यूनेस में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। एक दूसरी चीज़ और देखिए, मैं कहता हूँ आपसे 10 है, डायरेक्ट 25 आता है, उसके बाद आपका 20 आता है, फिर आपका 15 आता है, फिर 12 आता है, फिर 10 आता है, फिर 5 आता है, फिर 2 आता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताइए क्लियर, पहले शुरुआत धीमे से होती है। मैं फ्रिक्वेंसीज़ को दे रहा हूँ, फ्रिक्वेंसीज़ बता रहा हूँ आपको कि एक डाटा है, पहले उसकी शुरुआत 10 से होती है, फिर लगातार मान के चलिएगा कि ये वैल्यू x1 की थी, ये वैल्यू x2 की है, ये x3 की है, ये x4 की है, ये x5 की है, ये x6 की है, ये x7 की है, ये x8 की है। कि पहले वैल्यू आपकी धीमे धीमे छोटी वैल्यू के साथ आती है 10 फ्रिक्वेंसी के साथ में, फिर अचानक 25 पे पहुंच जाती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। जबकि मैंने कहा था पहले वैल्यू धीमे धीमे बढ़ती है और फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी धीमे धीमे गिरती हुई चली जाती है। मगर यहाँ पे देखिए 10 थी, कम वैल्यू पे स्टार्ट हुई, फिर अचानक 25 पे गई, तो यहाँ पर अचानक उसका फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गया। मगर गिरने के चांसेस देखिए धीमे 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 गिरती हुई चली गई है, मगर यहाँ पर शुरुआत उसकी धीमे धीमे नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल डाटा, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन या डाटा। अब ये इन्फॉर्मेशन में लिए गए कोई भी रिजल्ट्स या कोई भी कंक्लूजन्स आपको एक नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, आपके लिए एक दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ही बचना है, इसलिए हम स्क्यूनेस की स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि आखिरकार स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था, वो लॉजिकल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट्स हैं, उन्हें पेश करूँगा तो उससे आपके सामने और क्लियर होगा। देखिएगा, मान के चलिएगा मेरे पास 7 आइटम्स का एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें मैं कहता हूँ कोई साइज़ दिया गया है और मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूँ, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूँ। मैं आपके सामने कहता हूँ 10 15
20, 25, 20, 15, 10। ठीक है ना। मैं अब आपके सामने दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। टेन, 25, 20, 15, 12, 10, 5। मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी नंबर तीसरी लिखता हूँ, इसी को उल्टा कर लेता हूँ। 5 है, 10 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 10 है। ये तीनों डाटा बेटा मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है, ये साइज़ है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और उनके द्वारा आई हुई फ्रीक्वेंसी से आपके सामने सेवन चीज़ की फ्रीक्वेंसी को शो किया गया है, सिर्फ स्क्रीन को समझाने के लिए। पहले वाले में देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी अगर धीमे धीमे स्टार्ट होती है, 10 थी फिर 15 हुई, 15 थी फिर 20 हुई, 20 से फिर 25 हुई। पहले फ्रीक्वेंसी का वितरण धीमे धीमे स्टार्ट होता है और फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद धीमे धीमे ही घटती चली जाती है। फिर 20 हुई, फिर 15 हुई, फिर 10 हुई। क्या इसके अंदर आपको कहीं पर भी एक लॉजिकल तरीके से फ्रीक्वेंसी या डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा? दैट मीन्स ऐसे के अंदर में लैक ऑफ स्क्यूनेस दिखाई दे रही होती है, इसके अंदर आपकी विषमता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे डाटा को ही हम सिमेट्रिकल डाटा बोलते हैं। दैट मीन्स ये डाटा ही सबसे बेस्ट डाटा माना जाता है, जिसके आधार पर आप कोई भी मैथमेटिकल, कोई भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच को यूज करके एक इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। अब बेटा दूसरे पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका पहले धीमे धीमे होता है, फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर घटता हुआ चला जाता है। मगर यहाँ से देखिएगा, आपको एक चीज़ दिखाई देगी, आपको एक चीज़ दिखाई देगी। पहले कम था, फिर अचानक से 25 आया, फिर अचानक से 25 आया 10 से, मगर फिर घटने का तरीका देखो, 20 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर लगातार धीमे धीमे घटती चली गई है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का अगर हम झुकाव देखें, अगर फ्रीक्वेंसी का मोल्डिंग पॉइंट देखें तो उसका अगर इसका सेंटर यहाँ पर है, हम कहते हैं ना मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में कि एक ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं जो लोगों को मिडिस्ट में पाई जाती है। अगर मिडिस्ट में किसी वैल्यू का पाया जाना है तो क्या वो वास्तविकता में आपकी सभी वैल्यूज़ को फेवर कर रहा है? तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी तो भैया सबसे पहले यहीं पर पड़ी, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो यहीं पर आ गई। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का झुकाव उसका एक तरफ ही हो गया। और पहले वाले में देखें जो सिमेट्री था कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ती है, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है, फिर लगातार घटती हुई चली जाती है। दैट मीन्स मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रही है कि एक मिडिस्ट में वैल्यू पाई जाएगी जो कि बाकी सभी वैल्यूज़ का फेवर कर रही होगी। दैट मीन्स इनको फेवर करने के लिए आप डिस्पर्सन को देखेंगे तो इन वैल्यूज़ के गैप आपको दिखाई देंगे कि फ्रीक्वेंसी सही तरीके से बटी हुई है। मगर यहाँ पर देखें तो फ्रीक्वेंसी अचानक एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गई है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई दे जाता है कि फ्रीक्वेंसी का झुकाव एक तरफ हो गया है। कौन सी तरफ हो गया है? कि आपका अगर सेंटर यहाँ पे हुआ तो उसका सेंटर से क्या हुआ है, उसका झुकाव आपके दाहिनी तरफ, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आपके राइट हैंड की तरफ हो गया है। ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी का झुकाव या मैं कहूँ स्लोप आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो जाता है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसके अंदर स्क्यूनेस है, वो कैसी स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है। क्योंकि जब मैं इसको ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ बन के मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। अभी देखिए, अब दूसरे वाले को देखिए, थर्ड वाले को। यहाँ 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ। धीमे धीमे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एक अधिकतम बिंदु पर पहुँचने के बाद फिर नीचे गिर जाती है। मगर देखिए अधिकतम पहुँचने के बाद अचानक 5-10 पे आ गई। दैट मीन्स इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी स्क्यूनेस है, समानता नहीं है, विषमांगता है। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी है? तो देखें कि अगर यहाँ पर मिडिस्ट पॉइंट होता तो निश्चित तौर पर आपका ग्राफ यहाँ पे बन के तैयार होता जो बाकी सभी वैल्यूज़ का फेवर कर रहा होता। दैट मीन्स हम वैल्यूज़ के गैप को ईजिली कैलकुलेट करते हैं डिस्पर्सन में, तो वो उसके फेवरेबल पॉइंट को अनफेवरेबल पॉइंट को दर्शा देता। मगर यहाँ पर देखें तो क्या हुआ है?
अंतिम बिंदु पर जाकर आपकी हाईएस्ट पॉइंट आता है, फिर अचानक से आपका ग्राफ गिर गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कर्व बन के तैयार होगा वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, सेंटर से लेफ्ट हैंड की तरफ बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव स्क्यूनेस पाई जाती है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से बात, थोड़ा मैं इसको रब करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। लेट मी रब दिस पोर्शन। अगर मैं इस वाले डेटा को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करूं, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 को, तो आपके वेल शेप्ड कर्व निकल के आएगा। आप देखेंगे इसको, अगर मैं ग्राफ पेपर में बनाता हूं तो अगर इस तरीके से ले लूं मैं, तो आप निश्चित तौर पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूँ, यहाँ पर आपका 15 5 10 15 20 25 इस तरीके से लूँ, तो जब इनको मैं ग्राफ पेपर बनाऊँगा तो आप देखेंगे आपकी फ्रिक्वेंसी का डाटा इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब मिला लीजिएगा, अगर मैंने आपको हिस्टोग्राम से सब कुछ पढ़ाए हैं तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ पे ये ले लीजिए। तो आपके 10 पर कितनी है? 1 है। आपके 15 पर कितनी है? आपकी 2 है। आपके 25 पर कितनी है? 3 है। तो आपका ग्राफ ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। वेल शेप्ड कर्व बन के तैयार होता है। जहाँ पर भी वेल शेप्ड कर्व आपका बन के तैयार हो, से नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, तो उसके अंदर आपके मीन, आपके मोड, आपके मीडियन, इन सभी की वैल्यू 1 बराबर होती है। इन सभी की वैल्यू 1 बराबर होती है, इसीलिए सबसे परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था आपके पॉजिटिव वाले की, सेकंड वाले में आपने देखा था 10 था, उसका 15 आया था। 10 था, उसके बाद मैं इसी डाटा को मिटा देता हूँ और फिर देखिएगा क्या सिचुएशन थी उस वाले में। डाटा था आपके सामने 10 था, फिर 25 था, उसके बाद 20 था, फिर आपका 15 था, फिर 12 था, फिर 10 था, फिर 5 था। अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊंगा तो आप निश्चित तौर पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, अगर इसको लेता हूँ तो आपका 10, ठीक है ना, 15, फिर आपका 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे में ले लिया। 10 पर वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो आपका ग्राफ आता है यहाँ पे, मगर मैं 2 पे देखता हूँ तो देखिए है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मैं सेकंड पे देखता हूँ तो आपकी वैल्यू 25, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ जाएगा यहाँ पे, ये आप टिक लगाओगे इस जगह पे, ठीक है ना। फिर आपकी वैल्यू 20 पर 3, तो ये आपका जा रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा। क्या आपका बेल शेप्ड कर्व बन के तैयार हो रहा है? नहीं बन रहा। दैट मीन्स जो कर्व देखेंगे उसको अगर मैं बेल शेप्ड करके डिजाइन देना चाहूँ तो आप ये देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा। आप देखिए मिला के 3 पर था, ऐसे हम 4 पर देखेंगे तो 15 है, तो 4 पर आपकी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं आपको चलो बना ही देता हूँ एक, मैं सोच रहा था ग्राफ को ना बनाऊँ, टाइम कंज्यूम होगा वैसे। देखिए 1 पर आपका 10 पर वैल्यू है, तो आपके 10 पर वैल्यू है 1, तो मैंने 10 के सामने वैल्यू ली 1। 10 पर है 25, तो 10 पर आपके सेकंड पर है 25, तो मैं जाता हूँ तो आपकी वैल्यू है 25। आपके थर्ड पर है 20, तो हम के थर्ड पर जाते हैं तो आपकी वैल्यू है 20। आपके फोर्थ पर 15, तो आपके फोर्थ पर है यहाँ पर आपकी वैल्यू देखें तो 15। 10 और आपके फिफ्थ पर है 12, तो अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू नियर अबाउट आपके यहाँ आ रही होगी। और फिर आपके 6 पर है 10, तो आपकी वैल्यू आ रही होगी यहाँ, और आपके 7 पर है 5, ठीक है। देखिए अब मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लूँ, ठीक है ना। ये वेल शेप्ड कर्व बन के, ये आपका वेल शेप्ड कर्व बन के तैयार नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, ये आपके सेंटर से राइट हैंड की तरफ झुक गया है। ये एक राइट हैंड पे उछाल लिया और फिर अचानक से राइट हैंड की तरफ आपका झुक गया। जहाँ पर वो राइट हैंड की तरफ झुक जाता है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है ना। ये चीज़ थी आपकी, और एक है आपकी दूसरे वाला। इसको जस्ट मैं ऑपोजिट कर लेता हूँ, तो इस डेटा को अगर मैं जस्ट ऑपोजिट कर लूँ तो देखिए आपकी नेगेटिव स्क्यूनेस क्या चीज़ है। वो थी आपकी 5, 10, 12,
15, 20, 25 और ये 10। अगर मैं इसको भी ग्राफ पे लूँगा तो इस पे आपकी कैसे बन के तैयार होगा ये, इस पे आप देखेंगे ये ग्राफ आपका आएगा इस तरीके से, यहाँ से जा रहा है यूँ आएगा। दैट मीन्स आपके सेंटर से लेफ्ट हैंड की ओर झुक रहा है, आपके सेंटर के लेफ्ट हैंड की ओर झुक रहा है। जहाँ पर ये लेफ्ट हैंड की ओर झुकता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्लियर है? अब है क्या चीज़, नेगेटिव स्क्यूनेस में आपके अर्थमेटिक मीन की वैल्यू छोटी होती है मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू छोटी होती है मोड से। मगर आपके जब पॉजिटिव वाला स्क्यूनेस था उसमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी होती है मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू बड़ी होती है मोड से। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो, और इसके आगे का जो पार्ट है न्यूमेरिकल पोर्शन हम सेकंड वाले पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स,